हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इस पे हम वर्जन 2.0 की बात कर रहे हैं। वर्जन 2.0 का मतलब है कि हम पूरे सब्जेक्ट को फिर से एक नए सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा एग्जाम पैटर्न डे बाय डे चेंज हो रहा है उसको भी हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि एग्जाम का सिनेरियो चेंज होता रहता है, तो उसको भी चेंज करना है। साथ ही साथ जो हमारे पिछले नोट्स हैं उनको सिंप्लीफाइड करना है। ये आप लेक्चर देखोगे तो आपको ये फील होगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो लेक्चर करने वाले हैं ये हम यूनिट सेकंड पे करने वाले हैं। यूनिट सेकंड पे जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शंस टू आईसी इंजन। इंट्रोडक्शंस टू आईसी इंजन मतलब हम इस यूनिट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इस सब्जेक्ट में यूनिट सेकंड में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। तो वो टॉपिक तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में हमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को देख के भी हमें अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बातें करने वाले हैं यूनिट सेकंड के। यूनिट सेकंड में यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है सिलेबस को, और उस सिलेबस को मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस हमारा दो पार्ट में है। पहले पार्ट में जो सिलेबस हम बात कर रहे हैं वो है आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब फ्यूल जो है वो इंजन के इन साइड बर्न होगा, इसलिए इस इंजन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात इन्होंने की है। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन की हम बात करें तो इंटरनल कंबशन इंजन में इन्होंने बोला है बेसिक डिफिनेशंस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कंस्ट्रक्शंस की बात की, वर्किंग मेरिट्स डीमेरिट्स मैंने आपको पहले क्लियरली मेंशन कर रखा है, बता रखा है मैंने आपको कि मेरिट्स का मतलब है एडवांटेज, डीमेरिट्स का मतलब है डिसएडवांटेज। इसके वेंजिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पढ़ेंगे। तो ये मैंने डिस्कशन जो है सिलेबस का जो मैंने डिस्कशन है वो हम पहले भी कर चुके हैं और अच्छे से आपको ये पता भी है। तो आज की क्लास में हम ये यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, यूनिट स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हमारे पास एक माइंड मैप होना चाहिए। माइंड मैप की बात करूं तो माइंड मैप सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम बिल्कुल स्कूल की अभी पढ़ाई करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़े ना तो उस सब्जेक्ट का आपके स्कूल से कनेक्शन होना चाहिए, जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं। ब्रिज कोर्स यदि आपने किया होगा तो उन बातों को आपने देखा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियरली आपको मेंशन करने वाला हूँ कि होने वाला क्या है। तो इस सब्जेक्ट में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जितने भी हमारे पास ये यूनिट हैं वो सभी के सभी यूनिट किसी न किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से आए हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं। तो ये यूनिट मैं बोलूँ तो ये यूनिट कैसे और कहाँ से बना हुआ है, तो मैं आपको बोलूँ कि आपने 11th किया होगा। क्या किया होगा 11th में एक चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर कौन सा होता है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स 11th का एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ा होगा आपने? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट जो है वो है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट है? केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है क्लॉसियस का। दूसरा किसका है? क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। ठीक है, केल्विन प्लांक ने अपने स्टेटमेंट में इन्होंने बोला था, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इस दुनिया जहान में कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बनाया जा सकता, कोई भी ऐसा थर्मल डिवाइस नहीं बनाया जा सकता जो कि सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से बने। ये इनका स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट में हमेशा हम वो बातें करते हैं जो पॉसिबल नहीं होता है, और स्टेटमेंट देने के बाद फिर इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को दिया है। सिमिलरली क्लॉसियस ने भी अपने स्टेटमेंट में वो बात बोली है जो कि पॉसिबल नहीं था, उसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो केल्विन प्लांक ने जो कॉन्सेप्ट दिया, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट था हीट इंजन। वो कॉन्सेप्ट क्या था? हीट इंजन। हीट इंजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो आप बोलेंगे केल्विन प्लांक ने। तो केल्विन प्लांक ने अपने कॉन्सेप्ट ने हीट इंजन इन्होंने दो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। हीट इंजन में इन्होंने बताया कि हीट इंजन कोई एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये थर्मल एनर्जी फर्दर यूज होता है मैकेनिकल वर्क या पावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा जो सब्जेक्ट है हीट इंजन को यदि हम क्लासिफाई करें तो हीट इंजन दो टाइप का होता है। एक तो होता है ICE जिसे हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं ECE जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और यूनिट सेकंड में हमें यही पढ़ना है।
यूनिट सेकंड में हमें इसी को पढ़ना था। तो आपने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स 11th से हमने इसको कोरिलेट करना शुरू किया और फाइनली हमारे पास 11 से कोरिलेट करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स, आप थर्मोडायनेमिक्स में गए, थर्मोडायनेमिक्स के बाद फिर आपने क्या देखा, थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स देखने के बाद फिर आपने केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट देखा। तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट देखने के बाद फिर आपने क्या देखा, फिर आपने कॉन्सेप्ट देखा। तो कॉन्सेप्ट किसका दिया केल्विन प्लांक ने, केल्विन प्लांक ने कॉन्सेप्ट दिया हीट इंजन का। हीट इंजन का कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपने देखा कि हीट इंजन दो तरह के होते हैं, एक है इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा जो है वो क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। दूसरा क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो ये हमारे पास यूनिट सेकेंड की बात हो गई यहाँ पे। अब यदि मैं बात करूँ क्लॉसियस की, तो क्लॉसियस ने अपना जो स्टेटमेंट दिया था ना, क्लॉसियस ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट। किसी भी बिना किसी वर्क इनपुट के कभी भी हीट फ्लो नहीं हो सकता लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। तो सब लोगों ने उनके ऊपर हंसे, उन्होंने कहा ये तो हम भी जानते हैं, सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हीट कभी भी फ्लो नहीं कर सकती लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स के। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं हीट को फ्लो कराऊंगा। तो फिर उन्होंने हीट को जो फ्लो कराया, आज के डेट में जो आपके घर में फ्रिज है ना, जिसको आप रेफ्रिजरेटर बोलते हो, वो उन्हीं की देन है। तो इन्होंने कहा कि मैं यदि वर्क इनपुट दूं तो हीट फ्लो भी करेगा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट देने के बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया इन्होंने, क्लॉसियस ने कॉन्सेप्ट दिया। और इनका जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था, वो कॉन्सेप्ट था इनका रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। किसका कॉन्सेप्ट था, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। और ये जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है ना, यूनिट थर्ड में हम यही पढ़ने वाले हैं। यूनिट थर्ड में हम इसी को देखने वाले हैं। तो अभी तक मैंने जो बातें की, ये मैंने स्कूल्स की बातें की कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा होगा, तो ये सब बातें भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्लॉसियस के स्टेटमेंट की हम बात करें तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। रेफ्रिजरेटर पे ही हमारा यूनिट थर्ड है, यहाँ पे ये सब हम बातें करने वाले हैं। तो आपने देखा कि कितना आसान है सब्जेक्ट। यदि हम स्कूलिंग हमारी अच्छी हो ना, तो हम जो ग्रेजुएशन होता है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपने ड्यू टू कोरोना या फिर कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस बनते हैं जिससे आप कुछ चीज़ों को नहीं कर पाते, तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। चलिए सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट में अब हम बातें करने वाले हीट इंजन की। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है केल्विन प्लांक ने दिया था, ये 11th के थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आया। अभी इस टॉपिक को हम लार्ज करते हुए इंजीनियरिंग लेवल तक पहुंचने वाले हैं। तो हीट इंजन की मैं बात करूं तो हीट इंजन क्या है, तो हीट इंजन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हीट इंजन में क्लियरली मेंशंस करना पड़ेगा आपको कि हीट इंजन जो है ना, वो केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी बनाता है। क्योंकि थर्मल हीट कैसे आएगा, हीट हमेशा हाइड्रोकार्बन, मतलब आप मीथेन ईथेन कुछ भी ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, सब में कार्बन हाइड्रोजन ये होते हैं। तो इतना डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन केमिकल एनर्जी मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो आपको ये मेंशन करना होगा, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी एंड दिस थर्मल एनर्जी इज फर्दर यूजेस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क। जब तक आप ये मेंशन नहीं करेंगे ना कि कौन सी एनर्जी को क्या बना रहे हैं, तब तक ये पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा। तो हीट इंजन में हम बातें करने वाले हैं। हीट इंजन डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी में। और ये जो थर्मल एनर्जी है ना, दिस थर्मल एनर्जी फर्दर यूज टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल वर्क। तो इसके एग्जांपल, हीट इंजन के एग्जांपल मैं बोलूँ तो हीट इंजन का एग्जांपल है आपका पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, गैस टरबाइन, ये सब इसके एग्जांपल है। ये सब इसके एग्जांपल है। और मैं सिंपल सा एक बात आपसे बोलूं कि आपको कैसे याद रहेगा हीट इंजन क्या होता है, कैसे क्या आपसे याद करेंगे। तो मैं सिंपल सी आपको बात बोलता हूं कि आपके पास कोई बाइक है ना, उसका फ्यूल टैंक होता है। क्या होता है, फ्यूल टैंक होता है। तो फ्यूल टैंक में जो आप फ्यूल यूज करते हैं वो केमिकल एनर्जी है कि नहीं, केमिकल एनर्जी है कि नहीं, बताओ आप, केमिकल एनर्जी है।
यही फ्यूल जो है किस में जाता है, इंजन में जाता है। ये फ्यूल कहाँ पे जाएगा, इंजन में जाएगा। तो इंजन में जाने के बाद इसका क्या होता है, कंबशन होता है, बर्न होता है। इंजन में क्या होगा इसका, इंजन में इसका कंबशन होगा। क्या होगा, कंबशन होगा। कंबशन को ही बर्निंग कहते हैं। जब आप उसे टच करके देखोगे तो हीट आपको गर्म लगेगा, तो इसका मतलब वहां पे कंबशन हुआ है। और ये जो हीट एनर्जी है ना, वही हीट एनर्जी की वजह से ये इंजन चल रहा है, और चलने की वजह से फाइनली आपको व्हील्स पे, ये जो हमारा व्हील है, ये व्हील जो है राउंड एंड राउंड घूम रहा है। यही क्या है, ये व्हील का राउंड एंड राउंड घूमना ही मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल पावर है। इसका मतलब हमने केमिकल एनर्जी को यहाँ पे ये कंबशन हुआ, तो कंबशन होने की वजह से क्या बना, हीट एनर्जी बनी। हीट एनर्जी की वजह से इंजन हमारा क्या हुआ, चला। और इंजन चलने की वजह से फर्दर ये थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल वर्क या पावर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज की डेट में हम सभी के पास कोई ना कोई व्हीकल्स है, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, कुछ न कुछ हो, तो ये हर जगह लागू होता है। तो इतनी सी बात यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे, यदि इनसे समझना चाहें, तो हीट इंजन को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। और यहाँ से ही आपको डिफिनेशंस बनाना है कि हीट इंजन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी, एंड दिस थर्मल एनर्जी इज फर्दर यूज्ड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क या फिर मैकेनिकल एनर्जी। इसके एग्जांपल जो भी आप गाड़ियां जानते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, मतलब गैस टरबाइन, जो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। हीट इंजन को यदि हम फर्दर क्लासीफाई करना चाहें तो हीट इंजन को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। पहला जो है इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, हीट इंजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट वन जो है उसे बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, सेकंड वन जो है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन की हम बात करें तो इंटरनल कंबशन इंजन एक तरह का क्या है, हीट इंजन है। इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, एक तरह का हीट इंजन है। ऐसा हीट इंजन है जिस हीट इंजन में जो फ्यूल है ना, वो इंजन के इनसाइड बर्न हो रहा है। कहां बर्न हो रहा है, इंजन के इनसाइड बर्न हो रहा है। इसीलिए इस इंजन को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, अंतर्दहन इंजन, मतलब इंजन के अंदर बर्न हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक मैं छोटा सा एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर है। फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर आप देखेंगे कंबशन हो रहा है। तो ये कौन सा इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है। और इसका डिफिनेशंस आपको लिखना होगा। आप डिफिनेशंस कैसे डिफाइन करोगे, कैसे इसे लिखोगे, तो आप बोलोगे इट इज अ टाइप ऑफ हीट इंजन इन विच कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। जहां पे इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल बर्न होता है ना, उस इंजन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। और सबसे अच्छी बात है, सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा जो भी रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा। सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा बिल्कुल एक जैसा होगा। हम एक ही तरह का सेंटेंस बनाएंगे। यदि यही सेम सेंटेंस हमें यूज करना हो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ना, तो वहां पे हम पूरा का पूरा सेंटेंस का पैटर्न वही रखेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ हीट इंजन इन विच कंबशन ऑफ फ्यूल एज इट इज, बस इतना चेंज कर देंगे टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। तो हमारा इंजन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, गैस इंजन, जो भी आप कहना चाहे। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस एनिमेशन वीडियो से कि आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि फ्यूल का जो बर्निंग हो रही है ना, इंजन सिलेंडर के अंदर हो रहा है। इसीलिए ये इंजन कौन सा है, इंटरनल कंबशन इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट इंजन की हम बात कर रहे हैं। अगला इंजन हमारे पास जो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करें तो कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ, क्या बोलेंगे हम, it is a type of heat engine in which combustion of fuel takes place outside the engine cylinder। कि कहां टेक्स प्लेस हो रहा है, आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। ऐसा हीट इंजन जिस हीट इंजन में जो फ्यूल का कंबशन है ना वो आउटसाइड हो रहा है, तो उस इंजन को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसका एग्जांपल क्या है, स्टीम इंजन, क्लोज्ड गैस टरबाइन। लेकिन मैं आपसे कहूंगा क्लोज्ड गैस टरबाइन ओपन गैस टरबाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ओपन गैस टरबाइन इंटरनल कंबशन इंजन होता है, क्लोज्ड गैस टरबाइन जो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। तो मैं आपको कहूंगा सिंपल एक सा एग्जांपल यूज करो ना, स्टीम इंजन, और हमारे यूनिट का नाम ही है इंटरनल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। आपने मूवी देखी होगी गदर मूवी, गदर मूवी में आप देखा होगा फर्स्ट पार्ट में बार बार वो कोयला भरता रहता है। कोयला भर रहा है, इसका मतलब क्या है, कोयला कहीं बाहर बर्न हो रहा है, बर्न होकर हीट दे रहा है। वो जो हीट है ना, स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है। और उस स्टीम से वो हमारा स्टीम इंजन चल रहा था। तो यही सेम डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे कोयला बर्न हुआ, उसका कंबशन हुआ, तो हीट प्रोड्यूस हुआ। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो हमारा वाटर है ना,
वाटर किस में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, स्टीम में। और ये जो स्टीम है ना, ये हमारे इंजन सिलेंडर में या फिर पिस्टन सिलेंडर में जा रहा है और वो पिस्टन को मूव करा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये स्टीम इंजन जो है वो चल रहा है। तो आप कहेंगे इस एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या? तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन एक टाइप ऑफ हीट इंजन है, जिसमें फ्यूल का जो कंबशन हो रहा है ना, आउटसाइड द इंजन हो रहा है, उस इंजन को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसका एग्जांपल क्या है? स्टीम इंजन। बस एक एग्जांपल देके आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इसके बीच में डिफरेंस बहुत ही आसानी से आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा मतलब कहने का मतलब सेंटेंस को बहुत ज़्यादा लार्ज करने की वजह से ना कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा याद ही नहीं कर पाते हैं, और जो इफिशियंसी होती है वो रिड्यूस्ड होती चली जाती है। हमारी जो मेन कोशिश है ना कि हम सेंटेंस का फॉर्मेशन छोटा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बीटेक में सबसे ज़्यादा जो चलता है इज, एम, आर, इज़ नोन एज, इज़ डिफाइंड एज द, तो ये सब चीज़ें ऐड करना मैं आपको सिखाऊंगा, और आसानी से आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। कीवर्ड हमें याद करना है। तो इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें तो मैं बोलूँगा कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। अभी अभी मैंने आपसे बोला कहाँ पे कंबशन होता है? इनसाइड, ठीक है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करें तो कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड। अब इसे कॉपी में आपको लिखना है तो आप कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ हीट इंजन इन विच कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर, आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है लाइट इन वेट होता है, ये हल्का होता है। आप स्कूटी बाइक अपना देख लो कितना हल्का है। लेकिन यदि हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करें तो आप पावर प्लांट में चले जाओ तो 2-4 किलोमीटर में पावर प्लांट होते हैं। मतलब कहने का मतलब है उसकी साइज डायमेंशंस जो है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब इन कंपेरिजन टू आईसी इंजन बहुत 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 ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो लो रेशियो ऑफ वेट टू पावर। लो रेशियो ऑफ वेट टू पावर का मतलब ये है इसका वेट जो है कम है। हल्का सा दिख रहा है ना, लाइट है ना, वेट लाइट है तो क्या होगा? वेट पहले आ रहा है तो ये क्या है? लो है, लो रेशियो ऑफ वेट टू पावर। जबकि इसका क्या है? वेट ज्यादा है ना, इसलिए क्या होगा? हाई रेशियो ऑफ वेट टू पावर, ठीक है। फ्यूल जो आप यूज करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में, वो कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं? आप फ्यूल यूज कर रहे हो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। ये सब बहुत ज्यादा कॉस्टली है। पेट्रोल के दाम आप देख रहे हो ना, पेट्रोल के दाम बढ़ने से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, एकदम बहुत ज़्यादा कॉस्टली फ्यूल है। तो फ्यूल कैसे है? कॉस्टलियर फ्यूल है। जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आप कोयला यूज़ कर सकते हो, लकड़ी यूज़ कर सकते हो, वेस्टेज यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है चीपर फ्यूल हम यूज़ करते हैं। इफिशियंसी की बात करें तो हमारे आईसी इंजन की इफिशियंसी जो होती है वो हाई होती है। कभी कभी परसेंटेज के टर्म में लोग बातें करते हैं। मैं फर्स्ट ईयर में मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा अपने दिमाग में बर्डन लेके जाओ, और एग्जामिनर भी नहीं चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा, कंपेरिजन है, डिफरेंस है। तो हाई लो पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डेटा की 35%, 35 to 40, या फिर आप 15 to 20 उधर लिखने की कोशिश करो। तो इसकी कोई मायने नहीं रखता है। आप सिंपली सा इतना याद रखो, हाई इफिशियंसी। यहाँ पे आपको क्या याद रखने की जरूरत है? लो इफिशियंसी। जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है ना, इंटरनल कंबशन इंजन का जो ऑपरेशन है नॉइजी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि इंजन सिलेंडर इंजन के अंदर ही है। जबकि यहाँ पे ये साइलेंट ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि कंबशन कहीं बाहर हो रहा है, इंजन कहीं और है, इसलिए ये कैसा ऑपरेशन यहाँ पे है? साइलेंट ऑपरेशन है। यदि यहाँ पे बात करें कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जो है बहुत कम है, कुछ इंजन में तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो एयर कूल्ड इंजन है। कुछ हैवी इंजन में वाटर की रिक्वायरमेंट या फिर लिक्विड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ लेसर हीट डिसिपेशंस, डिसिपेशंस का मतलब क्या होता है? रिजेक्शंस। मतलब सराउंडिंग्स में जो आप हीट को रिजेक्ट कर रहे हो ना, उसी का वर्ड यूज होता है डिसिपेशन। तो यहाँ पे हीट डिसिपेशंस, हीट रिजेक्शंस के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है कम है। जबकि पावर प्लांट में आपने देखा होगा कूलिंग टावर लगे होते हैं। किसी किसी मूवी में आपने देखा होगा किसी रिवर के किनारे एक टावर बना हुआ है, उससे भाप निकल रहा है, वो कूलिंग टावर है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, ठीक है। अब बात आती है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। एडवांटेज डिसएडवांटेज को ही ये इन्होंने मेरिट और डेमेरिट, एडवांटेज जहाँ पे है ना, एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए कि मेरिट्स आप आईसी इंजन बताइए, तो मेरिट्स का मतलब क्या है? मेरिट्स का मतलब है एडवांटेज। डीमेरिट्स का मतलब क्या है? डिसएडवांटेज। तो सिंपल सी मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है मैकेनिकल सिंप्लिसिटी है। मैकेनिकल सिंप्लिसिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है। आप सर्विस सेंटर पे जाते हो, एक दिन में सर्विस करके दे देता है बहुत ज़्यादा। जबकि हमारा जो पावर प्लांट है ना, उसमें जब ब्रेकडाउन होता है ना, तो एक एक दो दो महीने का ब्रेकडाउन होता है, उसकी मेंटेनेंस चलती है। तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यहाँ पे सिंप्लिसिटी है। और कॉस्ट की बात करें ना, तो यहाँ पे लो इनिशियल कॉस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ढेर सारे बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, ये सब चीज़ें नहीं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये इसका कॉस्ट क्या है? कम है। हम सभी के पास कोई ना कोई आईसी इंजन है, लेकिन क्या हमारे पास पावर प्लांट है? क्या नहीं है, क्योंकि कॉस्टलियर है, ठीक है। इफिशियंसी अभी मैंने आपको बताया हायर इफिशियंसी है इसकी एक्सटर्नल कंबशन इंजन के कंपैरिजन में। वहां पे हमने देखा था पावर टू वेट रेशियो जो था,
सॉरी वेट टू पावर रेशियो जो था लो था, तो उसको रिवर्स कर देंगे, तो पावर टू वेट रेशियो इसका क्या हो जाएगा, हाई। मैं सिंपल सा बात बताऊं, यदि मान लीजिए वेट अपॉन पावर जो है लो है, तो पावर अपॉन वेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। पावर अपॉन वेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है। और वेरी सुटेबल फॉर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए कि हमारे घर में कोई फंक्शंस है, मैरिज है, कोई मतलब मैरिज फंक्शंस है, या फिर कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो, कुछ भी आप एनुअल फंक्शंस करना चाहते हो, तो आप जनरेटर चला के पावर सप्लाई दे सकते हो इंटरनल कंबसन इंजन से। लेकिन मान लो किसी सिटी को पावर सप्लाई देना हो, तो वहाँ पे ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सुटेबल है फॉर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट के लिए, और स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने एक सेल्फ मारा, गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई, कोई टाइम नहीं लग रहा है, स्टार्टिंग बहुत ईजी है। लेकिन हमारा जो पावर प्लांट है उसे रुकने में और चलने में 24 घंटे या फिर 2 दिन का वक्त लग सकता है। न तो आसानी से रुकता है, न तो आसानी से चलता है। ठीक है। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट लेस होती है। आप सर्विस सेंटर पे दे के आओ अपनी बाइक को, अपने आईसी इंजन को, वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में मैक्सिमम सही कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल कंबसन इंजन जो होता है ना, वहाँ पे मेंटेनेंस ईजी नहीं होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें, हम सभी बातें कर रहे हैं आईसी इंजन की, एक्सटर्नल कंबसन इंजन की तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। तो डिसएडवांटेज की बात करें ना, तो वैरायटी ऑफ फ्यूल्स नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन फ्यूल यूज़ करना होगा, अच्छे क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे क्वालिटी का मतलब लिमिटेड है, तो वैरायटी ऑफ फ्यूल बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो है कॉस्टलियर है, उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। आप देख ही रहे पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं। इमिशंस थोड़ा सा हाई है, कि ढेर सारे आप देख रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन, इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे फ्यूल पे स्विच होना चाहती है जहाँ से इमिशंस कम हो, क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन से इंक्रीज हो रहा है, इमिशंस एक लिमिट से ज़्यादा होगा, तो वो हमारे लाइफ ऑन द अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक है। तो उसको रिड्यूस करना है, इसीलिए हाइड्रोजन भी आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आप सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन, मैंने आपसे बताया अभी वहाँ पे। सुटेबल फॉर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट बट नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल। मान लीजिए कि हमें पूरे एक स्टेट को सप्लाई देना हो, तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा कि हम उसको पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबसन इंजन, ये जो है नॉकिंग डेटोनेशंस, ये चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, जिसकी वजह से इंजन हमारा खराब भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे नॉकिंग डेटोनेशंस का इशू है। ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से हमारे पास एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, जिसको हमने देख लिया। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक के बिहाफ पे, स्ट्रोक क्या होता है, जब नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पिस्टन हमारा जो है ना टीडीसी से बीडीसी के बीच में मूव करता रहता है। तो एक बार वो टीडीसी से बीडीसी आता है ना, तो उसे एक स्ट्रोक कहते हैं। जैसे हम क्रिकेट में रन लेते हैं ना, क्रिकेट में हमारा स्टंप होता है ये, इसके बीच में हमने एक बार दौड़ लिया तो 1 रन हो गए, 2 बार दौड़ लिया तो 2 रन हो गए। तो वैसे ही पिस्टन टीडीसी से, वैसे ये क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया टीडीसी, और ये हमारे लिए क्या हो गया, बीडीसी। पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी आया तो 1 स्ट्रोक, वापस गया तो 2 स्ट्रोक। तो पिस्टन जो हमारे जो इंजन, हमारे जो आईसी इंजन होते हैं, उनके स्ट्रोक के बिहाफ पे हम डिफाइन करें, तो एक होता है हमारा 2 स्ट्रोक इंजन, जिसमें एक पावर साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसे 2 स्ट्रोक लगाने पड़ते हैं। दूसरा हमारा जो होता है 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन को मतलब एक पावर साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसे 4 बार टीडीसी से बीडीसी के बीच में मूव होना पड़ता है। तो आपने सुना होगा 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन, जो आपकी स्कूटर्स आती थी पहले, या फिर यामा की आरएक्स आती थी, वो 2 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और 4 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं। तो 4 स्ट्रोक, जितनी बाइक आज के डेट में हमारे पास दिख रही है, हम लोग जो भी देखते हैं वो सब 4 स्ट्रोक है। लेकिन जो हमारी स्कूटर थी वो कैसा है, 2 स्ट्रोक। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल यूज, साइकिल के बिहाफ पे यदि हम डिफाइन करना चाहें, तो ये ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। ऑटो साइकिल एक्चुअली में ये जो यूज होता है ना पेट्रोल इंजन में, किसमें यूज होता है, पेट्रोल इंजन में। आगे डिटेल्स में मैं जब आपको पेट्रोल इंजन पढ़ाऊंगा, एसआई इंजन पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे बातें करूंगा। डीजल इंजन जो यूज होता है ना, वो स्लो स्पीड डीजल इंजन में। कहाँ यूज होता है, स्लो स्पीड डीजल इंजन। स्लो स्पीड डीजल इंजन में ये यूज होता है। डुअल साइकिल इंजन जो है ना, ये हाई स्पीड डीजल इंजन में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, हाई स्पीड डीजल इंजन में। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज, ये आपने देखा, ये पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन जो सीएनजी पे बेस्ड है, यहाँ पे गैस यूज हो रहा है, तो इसके बारे में तो आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इग्निशन मेथड। फ्यूल को बर्न करने के लिए 2 तरह का इग्निशन हम यूज करते हैं। एक तो स्पार्क इग्निशन, आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों में स्पार्क प्लग लगा होता है। जिन गाड़ियों में स्पार्क प्लग लगा होता है ना, वो पेट्रोल इंजन होते हैं। तो एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन,
और जो डीजल इंजन होते हैं ना वहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं होता है। स्पार्क प्लग नहीं होने की वजह से वहाँ पे कंप्रेशन इतना ज़्यादा हाई होता है ना कि कंप्रेशंस को बढ़ाने की वजह से जो एयर का प्रेशर और टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होता है वो बर्न हो जाता है। तो बर्न होने के लिए कभी भी फायर का कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। बर्न होने के लिए हमेशा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। मैंने आपको अक्सर बताया है कि कभी भी किसी भी फ्यूल को किसी भी कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट से उसे बर्न होने के लिए आग का कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं। कभी-कभी हम आग के अंदर घुस के निकल आते हैं, कुछ नहीं होता है। और कभी-कभी कोई सर्दियों के टाइम में लकड़ी आग में रखे रहते हैं, लगातार रखे कुछ नहीं हो रहा होता है। फिर टेम्परेचर बढ़ते एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि वो जलना शुरू करता है। तो बर्न होने के लिए एसआईटी की ज़रूरत है। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कि एयर को इतना ज़्यादा कंप्रेस्ड कर देते हैं ना, उसका प्रेशर टेम्परेचर इतना हाई होता है, जैसे फ्यूल इंजेक्ट होता है, इंस्टेंट बर्न हो जाता है। अब आप कहेंगे कंप्रेस करने से प्रेशर टेम्परेचर कैसे बर्न होगा? प्रेशर टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? तो साइकिल वाला पंप है ना स्टील का, उसे आप कंप्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो नीचे टच करना वो गर्म भी होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा एयर का। तो आगे हम इसको और देखेंगे डीजल इंजन में, मैं इसे डिटेल्स में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। तो कुछ इंजन एयर कूल्ड होते हैं, जैसे हमारी बाइक जो है एयर कूल्ड इंजन है, और कार वार जो है उसमें लिक्विड कूल्ड, उसमें हम कूलेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पोजीशंस, तो कुछ इंजन ऐसे होते हैं जिसमें इंजन हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे स्प्लेंडर आप देखो उसमें हॉरिजॉन्टल इंजन है। या फिर कुछ इंजन ऐसे होते हैं जो वर्टिकल होते हैं, जैसे आप होंडा की बाइक देखिए, या सुजुकी, या फिर टीवीएस की। और इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में जो इंजन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंक्लाइंड इंजन। तो आपने देखा आज का क्लास, और आगे हम लोग और ढेर सारा, अभी तो ये क्लास जस्ट इंट्रोड्यूस मैंने किया है। आगे की क्लासों में आपको ढेर सारे एनिमेशंस वीडियो और बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान लैंग्वेज में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा। तो लगातार बने रहिए, और आर एस अकेडमी AKTU को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।